This is 7th lecture of the chapter Nucleus for class 12 physics. So, to gain stability, binding energy must be increased. Very important point. बाइंडिंग एनर्जी आपको इंक्रीज होना है, मतलब ना जब एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो रहा है, मास डिक्रीज होता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है. जैसे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड. जैसे मान लो कि आप इसमें ना एक्स जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है किसका हेल्प से, न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, तो मान लेते हैं कि 150 एनर्जी रिलीज हुआ है, 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुआ है, ठीक है. और एक से अगर y बन रहा है, ठीक है, मान लो कि एनर्जी रिलीज हुआ है 200 न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हो गया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका मतलब है y का न्यूक्लियस एक से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है. वो एनर्जी रिलीज हो गया, एनर्जी कम हो गया, मास किससे कन्वर्ट हो गया, मास इज कन्वर्टेड टू व्हाट, एनर्जी. एक्चुअली एनर्जी मास मेनली एनर्जी का वैसे ही है, तो एनर्जी का रिलीज हो गया तो मास भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है. तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी हम लोग पार न्यूक्लियन का बात करेंगे मेनली, ठीक है. बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, वो न्यूक्लियस ज्यादा क्या है, स्टेबल है. तो न्यूक्लियर जो फिजन है, फिजन का मेन जो डेफिनेशन है, दैट इज ए हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियर ऑफ नियरली सेम मास, ठीक है. जैसे ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, जैसे 52 एटॉमिक मास का मास नंबर 52 पर 80 होता है, तो वो सब न्यूक्लियस ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है. उसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आयरन, जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, 56 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं पर न्यूक्लियस, ठीक है. जैसे एक जेट एक न्यूक्लियस है जिसका मास है 100, ठीक है, 100. तो ये अगर स्प्लिट होता है दो न्यूक्लियस में, जिसका 55 और 45 तो आपका ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. जैसे मान लेते हैं कि एक है आपका 8.2, इसका मान लेते हैं 7.8, ठीक है. तो एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज आ रहा है आपका ऑलमोस्ट 8 होने से टोटल हो गया 100 इंटू 8 क्या होगा, 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है टोटल बाइंडिंग एनर्जी. पर न्यूक्लियस का कितना है, 8 हो रहा है. टोटल न्यूक्लियस कितना है, मान लेते हैं कितना है, 100, ठीक है. इसमें हो जाएगा, मान लीजिए जेट था ना 100 का, सॉरी आपका 80 का ऊपर होने से ऑलमोस्ट 7 का आसपास जाता है, 7.5 7.3. तो इसमें टोटल कितना होगा, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा. तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन. हेवी न्यूक्लियस अगर स्प्लिट होता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन. और जो हल्का न्यूक्लियस कंबाइन होता है, जैसे न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं उसको, FI टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म ए न्यूक्लियर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. जैसे A+B क्या हो जाएगा, C. हम लोग मालूम है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है. इसका पार न्यूक्लियस का क्या होगा, आपका बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, तो कंबाइन होके क्या होगा, आपका ऐसा न्यूक्लियस बनेगा जिसका पार न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा. तो हल्का जो न्यूक्लियस है, हाँ, वो अगर आपको कंबाइन होता है, दैट इज FuSiON, ठीक है. और जो हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर FISSON फिजन. very important. Next, details about nuclear fission. The first point is nuclear fission is a nuclear reaction in which a heavy nucleus split into two or more smaller lighter nuclei. Okay, ये point already मैंने explain कर चुका हूँ. Second है, most of the fissions are binary. Binary मतलब एक न्यूक्लियस तोड़ के दो न्यूक्लियस फॉर्म होगा, ठीक है.
out of 1,000 fission 4 are ternary. आउट ऑफ 1,000 फिजन 4 आर टर्नरी, मतलब एक तोड़ के 3 न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो भी न्यूक्लियस टूटता है, स्प्लिट होता है, दैट इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियस, जो बनता है उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। द डॉटर न्यूक्लियस न्यूक्लियाई आर ऑफ कंपेरेबल साइज। ओके, मतलब दोनों का साइज कंपेरेबल है। एक का अगर मास 30 होगा तो दूसरे का क्या होगा 35, मतलब कंपेरेबल है। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस फिजन रेडिएक्टिविटी, मतलब जो भी खुद ब खुद होता है ना, वो क्या होता है रेडिएक्टिविटी। इंड्यूस फिजन इंड्यूस बाय प्रोटॉन, इंड्यूस बाय अल्फा पार्टिकल, इंड्यूस बाय न्यूट्रॉन, ये हम लोग को मेनली पढ़ना है, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, बोर्ड के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग मेनली इंड्यूस बाय न्यूटन को लेके एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लो कि एक न्यूटन हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं, इसको थर्मल न्यूट्रॉन भी बोला जाता है, जिसका एनर्जी होता है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो सर न्यूक्लियन होगा, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। इसका एटॉमिक नंबर है आपका 92, एटॉमिक मास है 235। ओके, तो इसका अंदर जब भी ये जो न्यूट्रॉन है ये इंसर्ट होगा ना, तो अंदर में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। डिस्टर्बेंस क्रिएट होके आपको क्या होगा, इस टाइप का कुछ न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, कुछ न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर कुछ न्यूट्रॉन बाहर भी निकल जाएगा, 3-4 न्यूट्रॉन बाहर भी निकल जाएगा। सो जाके आपका 2 डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होगा, 2 कंपेरेबल साइज का डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होगा, और साथ में क्या होगा आपका न्यूट्रॉन, 3-4 न्यूट्रॉन में डिपेंड करता है, ठीक है, 3-4 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको पेरेंट्स हम लोग पेरेंट्स न्यूक्लियस से, और ये दोनों क्या होगा डॉटर न्यूक्लियस। तो एक एग्जांपल देते हैं बैलेंस इक्वेशन। इससे मान लेते हैं कि अभी हम लोग हमेशा जो भी न्यूटन जाने के बाद ना, इसका अंदर आपका कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा 238, ठीक है, 238 जरूरी नहीं है न्यूटन शो नहीं करना है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि न्यूटन का वजह से ये न्यूक्लियस क्या हुआ स्प्लिट हुआ है और न्यूक्लियर फिजन हुआ है। तो इसमें एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो एक बनेगा आपका बेरियम, एटॉमिक नंबर 56, एटॉमिक मास 144, प्लस क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36, मास नंबर 89, प्लस 3 न्यूटन। देखो यहाँ पे ये दोनों ऐड करने से, ये सब ऐड करने से ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऐड करने से आपको ये आना चाहिए। सो नेक्स्ट और एक होगा, 2 टाइप का स्प्लिटिंग होता है। सेकेंड होगा आपका एंटीमोनी 51 133 प्लस नेबियम 41 99 प्लस 4 न्यूटन। इसमें 4 न्यूटन आपको 4 न्यूटन निकल जाएगा। साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे भी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या हीट। ऑब्वियसली बात है कि ये सब न्यूक्लियस स्टेबल हो रहा है ना, स्टेबल मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एनर्जी इन फिजन। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लेते हैं कि एक्स एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 200, ओके 200 में 240 ले लेते हैं यूरेनियम का आसपास, यूरेनियम का 236 होता है ना, 240। सो ये न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ है 2 न्यूक्लियस में, मान लो Y एंड Z। इसका हो गया आपका, मान लेते मास नंबर 120, इसका मास नंबर 120। जस्ट एग्जांपल देने के लिए इक्वल साइज मान लेते कि इसका
इसका ये तो यूरेनियम का थोड़ा आगे है। पर न्यूक्लियस का एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस का। हाँ, पर न्यूक्लियस का कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब ये एक्स का न्यूक्लियस बनते वक्त पर न्यूक्लियस से कितना एनर्जी रिलीज हुआ था? 7.6 बाइंडिंग एनर्जी इतना रिलीज हुआ था। और ये तो थोड़ा हल्का हो गया, यूरेनियम से इधर आ गया, तो इसका ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसका भी क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना रिलीज हुआ होगा? कितना? 240 इंटू 7.6 अप्रोक्सीमेटली आएगा 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और इसमें हो जाएगा आपका 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें भी हो जाएगा 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अभी देखो एक्स का न्यूक्लियस बनते वक्त एनर्जी कितना रिलीज हुआ था? 1824। और ये दोनों स्प्लिट होने के बाद इसका इतना, इसका इतना, तो यहाँ पे टोटल करने से कितना आ रहा है आपका? 2040। ठीक है, 40 इतना एनर्जी आपका रिलीज हुआ है। इसमें बनते वक्त ये रिलीज हुआ है। तो एनर्जी, इसका मतलब ये न्यूक्लियस जब दो न्यूक्लियस में स्प्लिट हुआ है तो कितना एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुआ है? कितना होगा एनर्जी रिलीज? 2040 माइनस 1824 is equal to 612 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि जब एक यूरेनियम का 92 238 ले लेता हूं, एक यूरेनियम न्यूक्लियस का ना 235 एक यूरेनियम न्यूक्लियस अगर स्प्लिट होता है, फ्यूजन होता है, एक यूरेनियम न्यूक्लियस एक एटम से कितना एनर्जी रिलीज होता है? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तो एनर्जी में रिलीज हो गया, साथ में दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए? स्टेबल भी हो गया। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है बाहर से कोई न्यूट्रॉन, तो ये ऑटोमेटिक होने लगता है। अब देखो एक न्यूक्लियस का मास कितना होगा? कितना मास होगा? बहुत कम है, बहुत कम। ओरिजिनल मास कितना होगा? 235 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी इतना ग्राम न्यूक्लियस यूरेनियम का अगर डिस्टर्ब होता है तो आपको एनर्जी कितना मिलता है? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब थोड़ा सा यूरेनियम का अगर स्प्लिटिंग होगा, ठीक है, कंप्लीट फ्यूजन होगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी होगा, बहुत ज्यादा। इसलिए तो एटम बम बनता है, बम वगैरह बनता है। डिस्ट्रक्टिव वर्क में भी यूज होता है, कंस्ट्रक्टिव में भी यूज होता है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जनरली उसमें न्यूक्लियर फिशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है ना, इसका वैसे मास क्या हुआ है? डिसअपियर होगा। कहां से होगा? पेरेंट्स न्यूक्लियस से होगा। तो ऑलरेडी हम लोग पहले ना एक लाइन पढ़ा था, याद करो, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर डिसअपियर होता है ना, इतना एनर्जी अगर रिलीज होता है, डिसअपियर रिलीज होता है, तो एक 1 AMU मास क्या होता है? डिसअपियर होता है। ठीक है, तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर रिलीज होगा तो कितना होगा? 0.23 AMU मास डिसअपियर होगा। ठीक है, तो ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से निकालते हैं? 240 से निकालते हैं। तो 240 से देखो आप 0.1% आएगा। ठीक है, इतना AMU जो है, इतना AMU गायब होता है 240 से। तो मास कितना डिसअपियर होगा? 0.1%। मतलब यूरेनियम एटम का जब फ्यूजन होता है ना, तो एक से कितना एनर्जी निकलता है आपका? एक से कितना एनर्जी निकलता है आपका?
एक न्यूक्लियस एनर्जी निकलता है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 0.23 AMU। तो 240 से कितना होगा, ऑलमोस्ट जो 0.23 AMU है ना, वो ऐसा निकलना 0.23 by 240 into 100, दिस इज अप्रोक्सीमेटली कम 0.1%। इतना मास क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का बस थोड़ा सा यूरेनियम का मटेरियल है, तो थोड़ा सा यूरेनियम मटेरियल में क्या होगा, बहुत ज्यादा यूरेनियम का न्यूक्लियस होगा। तो बाहर से हम लोग एक थर्मल न्यूट्रॉन हम लोग प्रोजेक्ट किया, थर्मल न्यूट्रॉन प्रोजेक्ट किया। तो ऑलरेडी पता है कि एक अगर हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन प्रोजेक्ट करेंगे तो जो पेरेंट्स न्यूक्लियस होगा उसका स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने के बाद आपका दो इक्विवेलेंट मतलब कंपेरेबल मास का क्या बनता है, आपका न्यूक्लियस बनता है, और 3 न्यूट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। तो यहाँ से यूरेनियम है 235, तो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। मान लेते 3 न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है, थोड़ा बड़ा करके डायग्राम बनाए, लेकिन ये सब कंजस्टेड में होगा। तो ये जाएगा फिर दूसरा न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करके, ये भी दूसरा न्यूक्लियस को, ये भी मतलब नेक्स्ट स्टेप पे कितना होगा, 3 न्यूक्लियस डिस्टर्ब कर देगा। फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, यहाँ से भी 3 निकलेगा, यहाँ से भी 3 निकलेगा, तो फिर यहाँ से 3 निकलेगा, तो ये 3 डिस्टर्ब होगा। ऐसा करके फिर यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 3 होगा। और एक न्यूक्लियस से कितना एनर्जी, यूरेनियम अगर होता है तो एक न्यूक्लियस से कितना एनर्जी निकलता है, कितना 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो चेन रिएक्शन है, ठीक है, चेन रिएक्शन है, हम लोग इसमें कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग 2 टाइप का होगा, एक होगा अनकंट्रोल्ड और एक होगा आपका कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल में क्या होगा, अनकंट्रोल में कि हर एक स्टेप में आपका जो स्प्लिटिंग होगा व फिजन होगा वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। हर एक थोड़ा सा मटेरियल में ना, स्टार्टिंग में एक न्यूक्लियस फिजन होगा, फिर वहां से 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 जाके फिर 3 न्यूक्लियस को डिस्टर्ब कर दिया, फिर 3 से क्या होगा 9 होगा, 9 से क्या होगा 27 होगा, ऐसा करके आपको बढ़ते जाएगा। ओके, बढ़ते जाएगा। सो अनकंट्रोल में जो एनर्जी होगा ना, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। हर एक स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और उसका एग्जांपल क्या है आपका, एटम बम अगर 50 केजी है, यूरेनियम का अगर एटम बम होगा ना 50 केजी, तो एनर्जी रिलीज होगा यहाँ से 10⁻15 जूल। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बम दिया था ना, बम ये इतना केजी का था, एक पूरा सिटी बड़ा स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इतना यूरेनियम में, इतना ज्यादा एनर्जी मल्टीप्लाई होगा। और कंट्रोल में क्या होगा, जो कंट्रोल में जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ना यहाँ पे कि एक से बहुत सारा न्यूक्लियस क्या होगा, फिजन होगा। एक न्यूट्रॉन से हर एक स्टेप में बहुत सारा न्यूक्लियस क्या होता जाएगा, डिस्टर्ब होता जाएगा, फिजन होता जाएगा। लेकिन कंट्रोल में क्या होगा, एक का बाद एक होगा, एक का बाद एक। मतलब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग पहले एक न्यूक्लियस इंटैक्ट हुआ, फिजन हुआ, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकला, 3 निकला है, फिर ये दूसरे को इन्फेक्ट कर दिया, फिजन कर दिया, लेकिन ये दोनों नहीं। फिर आके मतलब एक ही को करने देगा, बाकी दोनों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर देते हैं। बोरॉन रॉड यूज होता है इसमें ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल में क्या होता है, बोरॉन रॉड आर यूज्ड टू ऑब्जर्व एक्सेस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये जो है कंट्रोल वाला जो है वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में यूज होता है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम लोग को मेनली जानना है डिफिकल्टीज
in chain reaction. So mainly ना जितना भी नेचुरल यूरेनियम है उसमें से 99.3% क्या होता है, ये आइसोटोप होता है 238. ओके 238. और बाकी 0.7% आपको क्या होता है, ये वाला होता है 235. तो प्रॉब्लम क्या है कि इसके लिए ये जो आइसोटोप है इसको फ्यूजन करने के लिए आपको बहुत हाई स्पीड न्यूट्रॉन चाहिए होता है. हाई स्पीड न्यूट्रॉन चाहिए होता है, ऑलमोस्ट आपका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन से नहीं होगा वो. तो तब भी उतना एनर्जी तो दे सकता है. पहला वाला जो न्यूट्रॉन है, फर्स्ट टाइम जब हम लोग न्यूक्लियस में किसी यूरेनियम न्यूक्लियस में देते हैं, पहला वाला जो न्यूट्रॉन है उसका एनर्जी उतना हो सकता है. पर नेक्स्ट स्टेप में जब न्यूट्रॉन निकलता है, सबका न्यूट्रॉन क्या होता है, बहुत स्लो होता है, तो फर्दर फ्यूजन नहीं कर सकते. तो इसलिए ना ये जो आइसोटोप है ये आपको बोलते हैं नॉन फिजाइल यूरेनियम. ठीक है, लेकिन इसमें तो बहुत कम अमाउंट में होता है, पोर कंसंट्रेशन होता है बहुत कम अमाउंट. तो इसमें भी दिक्कत है, पोर अमाउंट होने से भी ना हम लोग क्या करते हैं, इसको बार बार एक्सलेट करना ना, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकलेगा उसको भी एक्सलेट करना बहुत डिफिकल्ट है. तो इसमें तो नॉन फिजाइल ही होगा, इसमें तो फ्यूजन होना बहुत डिफिकल्ट है. लेकिन इसमें फ्यूजन होगा ना, इसमें भी एक प्रॉब्लम है. जब ये नेक्स्ट टाइम जब निकलता है, जैसे ये 3 न्यूट्रॉन निकला, यहाँ पे जब 3 न्यूट्रॉन निकला, यहाँ से तो थर्मल न्यूट्रॉन देने से हो जाएगा, बहुत कम एनर्जी देने से भी ये फ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, ये वाला जो आइसोटोप है. लेकिन फर्दर स्पीड जितना चाहिए मतलब उससे ज़्यादा मिलता है, फिर यहाँ पे स्लो डाउन करना पड़ता है. तो ये डिफिकल्टी से यहाँ पे. ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ये लिखना, ये डिफिकल्टी से कि जो ये यूरेनियम का जो ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसमें फर्दर फ्यूजन के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, हर एक स्टेप में क्या करना होता है, स्लो डाउन करना होता है. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट डिफिकल्टी है. कॉन्सेंट्रेशन जो यूजफुल है, जो नेचुरल जो यूजफुल यूरेनियम है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, ओनली 0.7% है. नेक्स्ट डे उसमें भी एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है कि सेकेंड स्टेप में फर्दर फ्यूजन में इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, स्लो डाउन करना होता है. ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट लिखने से हो जाएगा. नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन. सो उसके लिए एक फैक्टर हम लोग यूज करते हैं जनरली के मीन्स नंबर ऑफ nucleus in present generation divided by number of nucleus, मतलब fission nucleus in previous generation. तो अगर k का वैल्यू अगर 1 होता है तो हम लोग के लिए फायदा है. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा. रेट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन कांस्टेंट होगा. k अगर ग्रेटर देन 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो उस टाइम पर तो ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा. और k का वैल्यू 1 से कम होने से भी प्रॉब्लम है. हाँ, नेक्स्ट हम लोग को मेनली जानना है न्यूक्लियर रिएक्टर. तो न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या करना, डायग्राम का आप लोग खुद देख लेना, जो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ भी जाता है. न्यूक्लियर रिएक्टर में वहाँ पे मेनली होता है फ्यूल रॉड होता है, यूरेनियम का होगा. यूरेनियम का कौन सा फिजाइल वाला होगा, ये 35 फ्यूल रॉड. यूरेनियम 35 जो है मास नंबर, वो वाला आइसोटोप यूज किया जाता है. नेक्स्ट है मॉडरेटर. मैंने बताया था कि नेक्स्ट स्टेप में जब न्यूट्रॉन निकलता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है, तो उसको क्या करना होता है, स्लो करना होता है. तो मॉडरेटर यूज करके न्यूट्रॉन के स्पीड को क्या कहते हैं, स्लो किया जाता है. तो उसके लिए ग्रेफाइट यूज होता है, हैवी वाटर यूज होता है एज ए मॉडरेटर. नेक्स्ट रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए बोरॉन रॉड यूज होता है. बोरॉन रॉड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं. तो कूलेंट होता है, कूलेंट हीट एनर्जी जो होता है उससे गर्म होके स्टीम बन के आगे जाते हैं. स्टीम बन के आगे जाके टर्बाइन को घुमाता है. टर्बाइन को घूमने से क्या होगा, टर्बाइन का जो आर्मेचर है वहाँ पे कॉइल होता है. कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल घूमता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. तो वो जो करंट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन.